हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां देख रहे हैं। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपका एग्जाम का फ्रेंड डेट भी आ गया है, जो कि हम लोगों ने पोस्ट भी कर दिया इसके विषय में। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये सेट खत्म होने के बाद लास्ट एग्जाम तक में दूसरा सेट भी जरूर कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का अधिकतर दलित आत्मकथाएं होती है, तो फिर उपयुक्त सभी उत्पीड़न की गाथा होती है, विद्रोह और आक्रोश की गाथा होती है, और स्वाभिमान जगाने की गाथा होती है। डिफेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा का जन्म स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मीरा का जन्म स्थली जो है वो मेड़ता जो है। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता नामक स्थान पर जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवयित्री थी, जो बचपन से ही स्फुट पद गाकर कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। ये राजा भोजराज की पत्नी और द्वारका में 1565 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो फ्रेंड, भारतेंदु जो है वो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया है भारतेंदु जी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी के गांव का नाम है। तो विष्णु प्रभाकर जी के गांव का नाम था फ्रेंड मीरा कुमार। ठीक है, जो विष्णु प्रभाकर जी के गांव का नाम है, और यह फिर मेरठ जिले में पड़ता है, यूपी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में गुलेरी जी का निधन हो गया था? तो फ्रेंड, गुलेरी जी का निधन जो है वो 39 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, वो राजस्थान जयपुर के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रामकृष्ण मिशन की वह पत्रिका थी जिसका संपादक निराला जी ने किया था? तो फिर निराला जी का संपादक क्या था? उन्हें समन्वय, है ना, समन्वय पत्रिका जो रामकृष्ण मिशन का है इसके संपादक थे, है ना, निराला जी। इसका नाम है समन्वय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड, सत्यजीत राय का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता बंगाल में के बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें भारत रत्न, पद्मश्री, अकादमी, मानद पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरेश सक्सेना का काव्य संग्रह है? तो इनमें से, है ना, समुद्र पर हो रही बारिश, ये जो है वो नरेंद्र सक्सेना का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे देवता कहाँ से आए समेकल की किस विद्या की रचना है? तो फिर वो संस्कृति निबंध की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात क्या है? तो फ्रेंड, पूस की रात जो है वो एक कहानी है, जो आप लोग फ्रेंड्स 10th क्लास में आपको जरूर पढ़ने को मिला होगा हिंदी के बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभा दास किस जाति के थे? तो फ्रेंड्स, नाभा दास है वो डोम जाति के थे। ठीक है। स्वामी अग्रदास के वो शिष्य थे। ठीक है। टीकाकार प्रिया दास ने इन्हें हनुमान वंशीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण माना है। इसकी प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाला की टीका प्रिया दास जी ने सावंत जो है 1769 ईस्वी में 100 वर्ष बाद लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला प्रथम महिला थी? तो फ्रेंड, वो महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम महिला सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ये राष्ट्र चेतना की एक सजग कवित्री रही। इसकी वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल था तथा तथा काव्यात्मक है। इस कारण इसकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। ठीक है। सुभद्रा कुमार चौधरी, ध्यान रखेंगे नाम। निम्नलिखित में से किसने सारिका का संपादन किया है? सारिका का संपादन किया है मोहन राकेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रघुवीर सहाय जी को अपने किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो फिर वो लोग लोग जो है वो भूल गए काव्य संग्रह है इसका, तो रघुवीर सहाय का। ठीक है, इसके लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त नहीं किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, अतिरिक्त नहीं यह जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, अतिरिक्त नहीं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स जीए का क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? तो फिर वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिस काल का फ्रेंड हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे फ्रेंड पाषाण काल एग्जाम्पल में सुन सकते हैं, पत्थर का युग सोच सकते हैं। उसके बाद है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिस काल का हमें फ्रेंड्स लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हड़प्पा सभ्यता आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद होता है फ्रेंड ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल फ्रेंड जिस काल का साक्ष्य भी मिला है और हम लोगों ने पढ़ा भी है तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल के बाद का काल। ठीक है, तो जिस काल का साक्ष्य मिला है लेकिन कोई कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो क्या है वो प्रौढ़ ऐतिहासिक काल कहेंगे इसे। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती थी तो वो किससे की जाती? तवारीख, तवारीख या इतिवृत्त से प्राप्त की जाती थी। तवारीख, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पिछला एपिसोड में था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। है फ्रेंड, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी 1700
1980 से 1850 के दशक में ब्रिटेन में परिवर्तन का दौर था। इसके अंतर्गत उद्योग व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटेन या इंग्लैंड में हुए औद्योगिक विकास का जो है संबंध नई मशीनों व तकनीकों के आविष्कार से था। इस आविष्कारों ने हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग में उत्पादन में वृद्धि की, ठीक है, जिससे सामाजिक आर्थिक संरचना में भी परिवर्तन हुए। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आधुनिक आधुनिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ना, NAAM की स्थापना कब हुए थे? नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो अप्रैल 1961 ईस्वी में हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स, का धन कमाना। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देख सुनेंगे। स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में INA तलवार नामक जहाज के नौसेना द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कारण नस्लवाद था। इस विद्रोह के अंतर्गत जो है वो 5,000 से अधिक सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए तथा बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना विद्रोह ने सरदार पटेल के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्रिटेन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना जो है वो है ना 3 जून, है ना 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट ब्रिटेन योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रकृति के साथ संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, मानव का प्रकृति के साथ संबंध जो है वो ए और बी, अनुकूलन और प्रतिकूलन दोनों सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल के पदार्थों का अंतर्जनित तथा बाहरजनित बलों का अंतर्जनित तथा बाहरजनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो फिर धरातल में बनी परिवर्तन को उसमें से कहते हैं वो ना भू आकृति प्रक्रिया कहते हैं। भूतल के पदार्थों का आंतरिक तथा बाहर जनित बल के कारण जो है वो धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रिया कहते हैं। भू आकृति प्रक्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखीयता, ठीक है फ्रेंड्स, अपरदन, अपक्षयन, विहद क्षरण व निक्षेपण जैसी क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? तो फिर वो जल योजन जो है फिर वो जलीय चक्र का भाग नहीं है। बाकी वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन ये सभी फिर वो जलीय चक्र का भाग है। देखिए, जल योजन जलीय चक्र का भाग नहीं है। जलीय चक्र वह चक्रीय संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जल एक चक्र के रूप में महासागर से स्थल या धरातल पर और स्थल से महासागर तक पहुंचता है। पृथ्वी पर जल का सर्वाधिक वितरण जो है महासागर में और सबसे कम जो है वो जैव मंडल में उपलब्ध रहता है। जल का लगभग वो 59% भाग महासागरों एवं अन्य भागों में वो वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो फिर वो एशिया महाद्वीप में जो है फिर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग फिर वो 60.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व में लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भूभाग पर निवास करती है, ध्यान से सुनिए, जबकि शेष 10% जनसंख्या जो है इसके 90% भूभाग पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 7.8% जनसंख्या निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 0.5% जनसंख्या निवास करती है तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वो 5.6% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, विनिर्माण उद्योग जो है वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं होती है। बाकी वनों से लकड़ी काटना, खनन, पशुचरण ये सभी जो है प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। देखिए, विनिर्माण उद्योग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, यह द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हाथ से बनाए वस्तु तथा मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो पर्यावरण व प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। जैसे आखेट मतलब क्या होता है, शिकारी होता है, ठीक है, मत्स्य पालन, ठीक है, भोजन संग्रह, कृषि, पशुचरण आदि, खनन आदि, ये सब जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपवाद तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाद तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, अपवाद तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाद तंत्र को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, है ना, ये दो भागों में बांटा गया है, आप लोग जान ही रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वो होता है जिसका हम रेगुलर बेस में यूज करते आ रहे हैं, परंपरा चलते आ रहा है उसको यूज करने का, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। वही गैर परंपरागत स्रोत में देखेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं पूछा तो वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 ईस्वी है, और बिहार जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कौन सा विज्ञान है? तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था को किस विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है? तो वास्तविक व आदर्श विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है अर्थव्यवस्था को। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड आरेख है। तो फ्रेंड्स दंड आरेख क्या होता है ना, एक एक विमीय आरेख है दंड आरेख। दंड आरेख एक विमीय आरेख है जिसमें सांख्यिकी आंकड़े या सरलीबद्ध आंकड़े को दंडों मतलब आयतों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है इनमें से। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भारतीय मौलिक कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। भारत की राष्ट्र आय में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। भारत में कृषि भूमि क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग में कृषि की जाती है, ये भी क्या है? तो सही, ABC तीनों सही है। अगला है, कृषि राजस्व व लोक वित्त में सहायता नहीं करता है, गलत है। कृषि जो है राजस्व और लोक वित्त में भी सहायता करता है। एक बार ध्यान रखेंगे, तो केवल डी जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिए, सरकार द्वारा किसी उत्पादन पर लगाए गए शुल्क माल गुजारी, सिंचाई कर, संपत्ति कर तथा अन्य कर राजस्व के रूप में आय प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। तो ये क्या है? तो ये गलत हो गया ना, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या वे समस्या है जो पाई जाती है। तो फ्रेंड अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है जो पाई जाती है? उपयुक्त सभी पाई जाती है अर्थव्यवस्था की समस्या। बाजार अर्थव्यवस्था में, ठीक है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी में जो है वो है ना समस्याएं पाई जाती है अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय समस्याएं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से एकाधिकार की विशेष बाजार की विशेषता नहीं है। व्यापार गुटों का निर्माण जो है वो एकाधिकार बाजार की विशेषताएं नहीं है। देखिए, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव तथा नए फार्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध आदि जो है एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों पर राष्ट्र आय बराबर होता है। तो फ्रेंड बाजार कीमतों पर राष्ट्र आय जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद है ना NDP के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? देशों के बीच व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो फिर वो है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है वो अनुच्छेद 51A के तहत जो है वो संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस मतलब सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, वो जिसका वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो राज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक जो है वो लूथल है ना, लूथल जो है वो राज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीर से जकड़ा रहता है, यह कथन रूसो की किस प्रसिद्ध पुस्तक में है? तो फ्रेंड यह जो है द सोशल कंटेक्ट है ना, द सोशल कॉन्टेक्ट में ये लिखा गया है, जो कि रूसो के द्वारा लिखा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है बात ये। रूसो जो है पश्चिम का महान विचारक, लेखक एवं दार्शनिक था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्टेक्ट में आधुनिक राजनीतिक दर्शन पर नवीन रूप दिया है तथा स्वतंत्रता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कौन? तो फिर रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत ने लोवायथन नामक पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो फिर वो है हॉब्स। ध्यान सुनिए, कौन? तो हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन के अनुसार राज का लक्ष्य था है ना व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो बोधोपाध्याय का है ना, बोधोपाध्याय का यह कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी राज का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? किसी राज का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? जनसंख्या जो है वो किसी भी राज्य का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति के सिद्धांत के मूल तत्व हैं? तो शक्ति के सिद्धांत के मूल तत्व हैं जो है वो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। राज की उत्पत्ति का कारण, ठीक है, उसके बाद शक्ति ही न्याय और वर्तमान राज में आंतरिक एवं बाह्य शक्ति पर बल, उपयुक्त सभी जो है वो शक्ति के सिद्धांत का मूल तत्व है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है वो मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो आसुत अल्कोहल जो है वो मिश्रण नहीं है, बाकी सब है ना गैसोलीन, LPG, आयनीकृत नमक, ये सभी मिश्रण है, लेकिन आसुत अल्कोहल जो है वो मिश्रण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है? तो फ्रेंड्स इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा हो जाता है? तो क्वांट है ना, क्वार्टज कांच है ना, SiO2 जो है वो एक क्या था? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब दोलन की आकृति अधिक होती है तब गति कहलाती है। तो फ्रेंड ये दोलन की आकृति जब अधिक हो जाती है तो फिर वो गति कहलाती है। वो गति क्या कहलाती है? तो फिर वो कंपन कहलाती है। सॉरी, ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का योग
है ना। ऑक्सीजन का योग प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का ह्रास धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के जल के अणुओं द्वारा अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण किया जाता है? तो फिर वो 4। ध्यान सुनेंगे, बर्फ में जल अणु 4 हाइड्रोजन बंध जो है बनाता है। जल का एक अणु अधिकतम 4 आबद्ध मतलब 2 सहसंयोजक तथा 2 एच आबद्ध बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अचानक सतह के पास स्थित वस्तु को आकर्षित करना बंद कर दे तो एक व्यक्ति जो पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा हुआ है वह, तो फिर वो क्या होगा? खड़ा ही रहेगा, है ना। यदि पृथ्वी पर नीचे की ओर लगने वाले बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है तो स्वयं सहसंयोजक बल जो ऊपर की ओर लग रहा है वह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल नहीं लगता है। जड़त्व के कारण व्यक्ति अपनी विरामावस्था में जो है वो परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात व्यक्ति पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के वाष्पीकरण करने पर उसकी एंट्रोपी, कपूर के वाष्पीकरण करने पर उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। कपूर का वाष्पीकरण होना एक स्वतः प्रवर्तित पराक्रम है। ठीक है। इससे उसकी जो है यदुच्छितिका में वृद्धि होती है, अतः एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल संख्या है, तो फिर इसकी कुल संख्या होती है 3। वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार जो भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। फिर ध्यान रखेंगे समस्थानिक कौन किसे कहा जाता है? जिसमें जो है वो ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण के नीचे आधे भाग को काला कर दिया जाए तब क्या होगा? मैंने प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। यदि अवतल दर्पण के नीचे आधे भाग, है ना, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के नीचे आधा भाग जो है वो आला भाग को काला कर दिया जाए तो वस्तु का जो है आधा प्रतिबिंब बनता है, परंतु दर्पण के शेष भाग से प्रत्येक बिंदु के लिए परावर्तन के नियम जो है वो सत्य होंगे तथा परावर्तन सतह का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे प्रतिबिंब की तीव्रता कम अर्थात आधी हो जाती है। तो फिर वो प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो घट जाएगी। ठीक है। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो प्रतिरोध तथा विषमांगी दोनों का कार्य कर सकता है। वो है फिनॉल। फिनॉल जो है वो ऐसे पदार्थ है जो प्रतिरोधी तथा विषमांगी दोनों का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कितने मोनोसेक्राइड ज्ञात हैं? तो फ्रेंड्स प्रकृति में जो टोटल 20 मोनोसेक्राइड ज्ञात हैं। लगभग 20 मोनोसेक्राइड प्रकृति में ज्ञात हैं। मोनोसेक्राइड है वो सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है। यह क्रिस्टलीय ठोस स्वाद वाला तथा जल में विलय होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज आदि। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एसियंस में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? तो फिर वो जो है sp3 होता है। हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा C परमाणु जो है sp3 संकरित होता है। परमाणु हेलो एरिन्स sp3 संकरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सॉल्ट पीटर का समान नाम है। तो फ्रेंड चिली सॉल्ट पीटर का समान नाम जो फ्रेंड होता है वो NaNO3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर, फ्रेंड एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर जो है वो घटती है। ठीक है। किसी अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर अभिकारकों के सांद्रण में कमी होती है, अर्थात समय के साथ अभिक्रिया की औसत दर भी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के झाग बनाने के गुण को बढ़ाता है? तो फिर वो सोडियम रोजिनेट। ठीक है। दाढ़ी बनाने में साबुन को सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इन्हें बनाते समय सोडियम रेजिनेट नामक गोंद डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार क्या है? तो फ्रेंड्स कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार है संदेश वाहक आरएनए, अनुवादक आरएनए, संरचनात्मक आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ या मूल कहलाती है। तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाती है? तो फिर वो अपस्थानिक जड़ कहलाती है। पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर जाता है? तो इसका क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं, तो किसकी सहायता से? तो वो दारू, है ना। पादपों में जल का संचय जो दारू जिसे इंग्लिश में जाइलम कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ZYLEM जाइलम टिश्यू की सहायता से ऊपर चढ़ता है। यह उत्तक जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थों को भी पौधों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिक के जनक हैं? तो फ्रेंड भारतीय पारिस्थितिक के जनक है शिवाराम कश्यप, जो वो भारतीय पारिस्थितिक के जनक हैं। मेंडल को अपने प्रयोग में
संलग्नता की परिघटना का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि फ्रेंड है ना, उसके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की प्रति इकाई छेद की संख्या क्या कहलाती है? तो वो जाति प्रचुरता कहलाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जीवों की संख्या को जाति प्रचुरता कहते हैं, जबकि जीव जंतु में पाए जाने वाली भिन्न प्रकार की भिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है तथा रूप गुण आदि के समान होने की अवस्था एक रूपता कहलाती है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे डिस्कस करने का प्रयास किया।